हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फास्ट एंड फ्यूरियस क्लासेस बार। दिस इज करण कुमार शर्मा। आप लोग जो पढ़ रहे हो 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर 5 पढ़ रहे हो, डेट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। और थोड़ा बड़े शब्दों में कहें तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत नामक चैप्टर को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ऑलरेडी इस चैप्टर के 5 से 6 क्लासेज हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने पीछे के क्लासेज अटेंड नहीं किए हैं, सबसे पहले वो क्लास अटेंड करेंगे, तभी आगे की बातें समझ में आएगी, अन्यथा आगे के बात आपको समझने में काफी कठिनाई होगी। क्लियर ना बाबू? चलिए, हम लोगों ने क्या किया था कि पीछे के क्लासेस में यानी कि 5 से 6 क्लास जो भी हमने अटेंड किया, उसमें हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का हमने क्या किया, कोशिश किया। सबसे पहले तो हम समझने का कोशिश किए थे कि इस चैप्टर का जो हेडिंग है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी कि इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है, इस चीज को हम समझने का कोशिश किए थे। हाँ या ना? वेरिएशन का क्या मतलब होता है, इस चीज को हम समझने का कोशिश किए थे। बहुत सारे टर्मिनोलॉजी को हम लोग समझे थे। टर्मिनोलॉजी को हमने समझा था, जैसे एलील क्या होता है, होमोजाइगस किसको कहेंगे, हेटेरोजाइगस किसको कहेंगे, प्योर ब्रीडिंग किसको कहते हैं, प्योर ब्रीड किसको कहते हैं। ये सारी चीजें जो है हम लोग समझने का कोशिश किए थे। उसके बाद हम लोगों ने समझने का कोशिश किया था कि मेंडल ने जो है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया। ठीक है ना? पी प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया, या फिर पी प्लांट का जो है साइंटिफिक या बोटेनिकल नेम क्या होता है, ये सारी चीजें हमको पता है। पी प्लांट के स्पेशलिटी को हमको पता है कि पी प्लांट में कौन कौन सी स्पेशलिटीज होती थी, जिसके कारण जो है मेंडल ने जब प्रयोग किया तो वो उनको काफी लाभ हुआ, वो अपने एक्सपेरिमेंट में सफल हो पाए। ठीक है ना? मेंडल द्वारा जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया गया, हम इसकी चर्चा किए हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है ना? मोनो हाइब्रिड क्रॉस के दौरान उन मोनो हाइब्रिड क्रॉस से उन्होंने दो लॉज को निकाला था, दो नियम को निकाला था। हम इसको पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, सॉरी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। ठीक है ना? उसके बाद हम लोग जो डाई हाइब्रिड क्रॉस को किए, और डाई हाइब्रिड क्रॉस से हम लोग समझने का कोशिश किए थे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, यानी कि मेंडेलियन लॉज को हम समझने का कोशिश किए। कुछ हमने मेंडल के डेविएशन को भी समझा था कि मेंडलिज्म में बहुत सारी कमियां थी, उसको भी हमने समझने का कोशिश किया। जैसे हमने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसके बारे में मेंडल ने नहीं बताया। ठीक है ना? कोर डोमिनेंस हमने समझा, कोर डोमिनेंस के एग्जांपल्स को हमने समझा कि कोर डोमिनेंस क्या होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में हमने समझा, कोर डोमिनेंस के बारे में समझा। और ये दोनों जो है ना बाबू, अभी तक हम ये दोनों ही टॉपिक ऐसे पढ़े हैं जो कि मेंडलिज्म के डेविएशन थी, यानी कि मेंडल के नियमों के अपवाद थे, मेंडलिज्म की कमियां थी। ठीक है ना? चलिए, तो ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोग क्लियर कर चुके हैं। और आज के डेट में आप आराम से मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कर लेते हो, डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कर लेते हो। ठीक है ना? उन्होंने किस तरह से कौन कौन से ऑब्जर्वेशन देकर अपने नियमों को निकाला है, ये सारी चीज आपको पता है। ठीक है ना? तो इतना पढ़ाने के बाद हमने क्या किया था कि आप लोग को हम कुछ होमवर्क दिए थे। कल के डेट में हमने कुछ होमवर्क आप लोगों को दिया था, जो कि प्योर एनसीईआरटी के होमवर्क थे। क्लियर ना? तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आप लोगों ने जो बनाया वो सही बनाया था या गलत बनाया था। सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि मेंडल ने जो मटर का पौधा चुना था, उनको मटर के पौधे चुनने से उनको क्या लाभ हुए। ठीक है ना? तो लाभ यही हुए बाबू कि मटर के पौधे में जो भी कैरेक्टर्स थे, ठीक है ना, वो मेंडल के जो भी लक्षण थे, या फिर आप कह सकते हो जो भी स्पेशलिटी थी मटर के पौधे में, जो भी विशेषताएं थी, वो सारी विशेषताओं ने क्या किया, मेंडल को अपने नियमों को ऑब्जर्व करने में, नियमों को क्रियान्वित करने में काफी सहयोग दिया। तो जाहिर सी बात है, मेंडल पी प्लांट का सिलेक्शन करने से यही लाभ हुआ कि जो पी प्लांट था उसमें उसके जो कैरेक्टर्स थे, उसकी जो विशेषताएं थी, पी प्लांट की जो भी विशेषताएं थी, वो विशेषताओं ने क्या किया, मेंडल के नियमों को आइसोलेट करने में काफी सहायता किया। ठीक है ना? तो बेसिकली आपको पहले में आपको आंसर देना है कि जो मटर का पौधा था उसकी क्या स्पेशलिटी थी, या फिर उसके क्या विशेषताएं थी। तो विशेषताओं के बारे में आपको बता देना था। ठीक है ना? आपको निम्न में से क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, आपको अंतर बताना है कि प्रभाविता से आप क्या समझते हो, अप्रभाविता से आप क्या समझते हो। आप जानते हो प्रभाविता का मतलब होता है क्या, डोमिनेंट। आप जानते हो कि डोमिनेंट का क्या मतलब होता है,
और रिसेसिव का क्या मतलब होता है, यही पूछा जा रहा है। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी का क्या मतलब है, यानी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, यही आपसे पूछा जा रहा है। एक संकर और द्विसंकर के बीच में डिफरेंस आपको बताना है कि व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बता चुके हैं बाबू। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है और डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है, इस दोनों के बीच में आपको क्या करना है, डिफरेंस को बताना है। क्लियर ना। आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, कोई द्विगुणित 6, क्या बोला जा रहा है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, काफी इजी क्वेश्चन है और काफी कम वर्ड्स में इसके आंसर हो जाएंगे। कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषम युग्मी है, यानी कि नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस एलील, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस एलील जो हैं वो कितने हैं, 6 हैं। तो आपको बताना है कितने प्रकार के युग्मकों का उत्पाद होगा, यानी कि आपको टाइप्स ऑफ गैमेट बताना है, टाइप्स ऑफ गैमेट बताना है। हमने सीधा आपको क्या किया था, फॉर्मूला बताया था कि टाइप्स ऑफ गैमेट का फॉर्मूला सिंपल होता है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस एलील का होल स्क्वायर, यही ना, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस एलील का होल स्क्वायर, यानी 6 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 यानी 36। तो आंसर आपका हो जाएगा 36। कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे, तो 36 प्रकार के गैमेट बनेंगे। आपको चौथा नंबर में आंसर करना था, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करना था। आपको सिंपल सा कोई एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस करानी है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करानी है, और इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस का प्रयोग करते हुए आपको बताना है कि किस जगह से और किस प्रकार से मेंडल ने प्रभाविता के नियम को निकाला था। ठीक है ना, अच्छे से हम बताया है। नेक्स्ट आपको क्या है कि परीक्षार्थ संकरण यानी टेस्ट क्रॉस बताना है कि व्हाट इज टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो सिंपल ना बाबू, F1 जनरेशन का क्रॉस यदि हम प्योर रिसेसिव पेरेंट से करा देते हैं, प्योर रिसेसिव पेरेंट से करा देते हैं, दैट इज कॉल्ड द टेस्ट क्रॉस। ठीक है ना, इसका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो आप जानते हो, अच्छे से जानते हो। ठीक है ना, इसको आपको बता देना है। उसके बाद क्या था, एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मजी मादा और विषमयुग्मजी नर के संकरण से प्राप्त संतति के पीढ़ी के फिनोटाइपिक वितरण का पनेट स्क्वायर बनाना। सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है बाबू, कि आपसे पूछा जा रहा है कि किसी एक लक्षण के लिए कोई एक जीव जो है वो समयुग्मजी है, यानी कि जो मादा है वो समयुग्मजी है। सिंपल मान लेते हैं कि मादा जो है समयुग्मजी है, कैपिटल टी, और जो नर है वो विषम युग्मजी है, तो नर को हम क्या कर देते हैं, विषम युग्मजी कर देते हैं। और इसके बीच में हम संकरण करवाते हैं, तो संतति पीढ़ी के फिनोटाइप वितरण का पनेट वर्ग बताना है। तो यहाँ देखिए ना बाबू, बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइब्रिड हमको कहाँ मिलता है, F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन का क्रॉस हम करवा रहे हैं किससे, प्योर डोमिनेंट पेरेंट से करवा रहे हैं। सिंपल तो है, आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये जो है आपका F1 जनरेशन है और ये क्या है, प्योर डोमिनेंट पेरेंट के बीच में क्रॉस हमको करवाना है, यानी कि सिंपल रेसिप्रोकल क्रॉस करवाना है, व्युत्क्रमिक क्रॉस करवाना है, यहाँ पे संकरण जिसको बोलते हैं, व्युत्क्रमिक संकरण। तो यहाँ पे करना क्या होगा, ये कितने प्रकार के गैमेट बनाएंगे, तो आपको अच्छे से पता है, एक प्रकार के, और ये कितने प्रकार के बनाएंगे, तो 2 प्रकार के गैमेट बनाएंगे। ठीक है ना, आपको फर्टिलाइजेशन करवा देनी है। ठीक है, तो ये जब इसके साथ मिलेगा तो कैपिटल टी हो जाएगा। ठीक है, और ये जब इसके साथ मिलेगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। तो बस 2 ही तो इसके संतति में, F1 जनरेशन में, यानी इसके संतति में आपको क्या मिल रहा है, 2 तरह के आपको जीनोटाइप मिल रहा है। तो आपको बताना है कि इसका पनेट वर्ग बनाना है। सिंपल सा तो पनेट वर्ग बन गया बाबू। ठीक है ना, पनेट वर्ग बनाकर प्रदर्शित करना है, और कुछ करना ही नहीं है, इतना ही बनाना था आपको। ठीक है ना, अगर आपको फिनोटाइपिक रेशियो लिखना है तो फिनोटाइपिक रेशियो 100% जो होंगे वो टॉल हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, जीनोटाइपिक रेशियो जो है एक जो होगा कैपिटल टी और एक जो होगा कैपिटल टी या स्मॉल टी, यानी जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 हो जाएगा। ये सारी चीज हम बता चुके हैं। ठीक है ना, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि पीले बीज वाले लंबे पौधे, पीले बीज वाला लंबा पौधा है। ठीक है ना, एक हमने पौधा लिया जिसमें पीला बीज लग रहा है, जीनोटाइप यहाँ पे दिया हुआ है बाबू, और ये लंबा भी है, जाहिर सी बात है लंबा होगा, कैपिटल वाई है तो पीला होगा और कैपिटल टी है तो लंबा होगा। और इसका क्रॉस कराया जा रहा है किससे,
हरे बीज वाले लंबे पौधे से। तो हरा के लिए स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, लंबा के लिए एक आपको डोमिनेंट होने चाहिए। तो चलिए जाहिर सी बात है ये हरा होगा और लंबा होगा, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं तब जाकर आपको बताना है कि निम्न में से किस प्रकार के फिनोटाइप संतति की आशा की जाती है। तो देखिए बाबू यहाँ पर दो हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो कितने तरह के गैमीट बनेंगे? जाहिर सी बात है दो तरह के गैमीट बनेंगे। दो तरह का गैमीट कौन कौन सा हो जाएगा? एक गैमीट हो जाएगा कैपिटल टी, सॉरी कैपिटल वाई और कैपिटल टी। दूसरा गैमीट जो हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर दो है ना, तो दो दो, दो का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 प्रकार के गैमीट बनेंगे बाबू यहाँ पर। तो हम एक बार मिटा देते हैं, फिर से हम इसको बनाते हैं। हमारे पास जो पहला पेरेंट है वो क्या है? कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है ना, प्योर हेटेरोजाइगस है। इसका क्रॉस कराया जा रहा है स्मॉल वाई कैपिटल टी और स्मॉल टी से, यही है ना, दो पेरेंट है, यही है। इससे कितने तरह के गैमीट बनेंगे? तो ऑब्वियसली इसमें जो गैमीट बनेंगे वो 4 तरह के गैमीट बनेंगे, क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन कितनी है? 2 है, ए बी हेटेरोजाइगस, ए बी हेटेरोजाइगस। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, यानी 4 टाइप के गैमीट बनने हैं। तो 4 टाइप के गैमीट कैसे बनेंगे? गैमीट बनाने के लिए सिंपल क्या करते हैं हम, दोनों को हम अलग लिख देते हैं। ऐसा करते हैं ना, दोनों को हम लोग क्या करते हैं? अलग लिख लेते हैं। पहले वाई लेते हैं और वाई को हम क्या करते हैं? टी के साथ क्रॉस करवाते हैं। तो क्या हो जाएगा? कैपिटल वाई स्मॉल टी, ठीक है ना। फिर इसी वाई को हम क्या कराते हैं? स्मॉल टी से कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? कैपिटल वाई और सॉरी यहाँ पर जो है आपका कैपिटल टी होगा। हमने क्या कराया था देख लीजिए, हमने कराया था कि कैपिटल वाई को क्रॉस सबसे पहले कराया था किससे? कैपिटल टी से। उसके बाद फिर कैपिटल वाई को क्रॉस हमने कराया स्मॉल टी से। तो कैपिटल वाई स्मॉल टी हो गया, ठीक है ना। अब कैपिटल वाई को छोड़ देंगे, अब स्मॉल वाई को लेंगे, ठीक है ना। तो स्मॉल वाई को जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए क्या हो जाना है बाबू, स्मॉल वाई जो है कैपिटल टी के साथ मिल जाएगा। तो स्मॉल वाई कैपिटल टी, स्मॉल वाई कैपिटल टी। उसके बाद क्या हो जाएगा? स्मॉल वाई को ही हम स्मॉल टी के साथ मिला देंगे। तो स्मॉल वाई और स्मॉल टी, ये 4 तरह के गैमीट बनेंगे। यहाँ कितने तरह के गैमीट बनेंगे? सिर्फ आपको कितने बनेंगे? एक तरह के, सॉरी 2 तरह के, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितना है? 1 है, ठीक है। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस क्या है? 1 है। तो जाहिर सी बात है 1 का स्क्वायर कोई 1 ही होगा ना। तो गैमीट जो है आपका, गैमीट जो है यहाँ पे आपका 2 तरह के बन जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे कैसे हो जाएगा। स्मॉल वाई को अलग लिखते हैं, कैपिटल टी को अलग लिखते हैं, ठीक। स्मॉल टी को अलग लिखते हैं। इसको पहले हम इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्मॉल वाई कैपिटल टी। फिर इसी को हम इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्मॉल वाई स्मॉल टी, यानी 2 तरह के यहाँ पे गैमीट आपको बनना है, ठीक है ना। तो 2 तरह के गैमीट आपको बनना, तो यहाँ लिख देते हैं हम 2 तरह का गैमीट बना, स्मॉल वाई कैपिटल टी और उसके बाद स्मॉल वाई स्मॉल टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्रॉस कराएंगे, सिंपल सी बात है। तो जब ये गैमेट जो हम इधर से लेते हैं शॉर्ट में, सबसे पहले इसको इससे कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको हम मिटा लेते हैं और प्रोबेबिलिटी को देखते हैं, हम इसको भी मिटा लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं। देखिए हम क्या किए, इसको इसके साथ क्रॉस किए, सिंपल है ना। या फिर हम क्या करते हैं, पनेट स्क्वायर भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पनेट स्क्वायर ही बना लेते हैं। यह है पनेट स्क्वायर, इसमें से किसी को मेल और किसी को फीमेल बना दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे, जिसका ज़्यादा है ऊपर लिख देंगे, जिसका कम है हम नीचे लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या किए, 2 बॉक्स बनाए, इधर से हम 4 बॉक्स बनाएंगे, इधर से 4 बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि मेल गैमेट जो 4 है और फीमेल गैमेट 2 है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, एक साइड हम लिख देते हैं क्या, मेल गैमेट कैपिटल टी
सॉरी कैपिटल वाई कैपिटल टी, उसके बाद क्या है कैपिटल वाई स्मॉल टी, उसके बाद क्या है स्मॉल वाई कैपिटल टी, उसके बाद क्या है स्मॉल वाई स्मॉल टी। अब फीमेल गैमेट को हम इस साइड लिख लेते हैं स्मॉल वाई कैपिटल टी और फिर स्मॉल वाई स्मॉल टी। अब इस सब को क्या करते हैं हम मैच करते हैं, तो क्या मैच करेंगे तो क्या हो जाएगा कैपिटल वाई, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे इसके साथ, फिर इसी को हम इसके साथ, फिर इसी को हम इसके साथ, ये चीज़ें आप जानते हो। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा कैपिटल टी हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या करेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर क्या हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा स्मॉल वाई हो जाएगा, और फिर क्या कैपिटल टी हो जाएगा, फिर क्या है स्मॉल वाई हो जाएगा, और उसके बाद फिर क्या कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको इससे आप जानते हो अच्छे से क्या करेंगे हम कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको हम इससे करेंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल टी हो जाएगा, फिर इसको हम इससे किसके साथ करेंगे तो स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको हम इसके साथ करेंगे तो स्मॉल वाई स्मॉल टी और स्मॉल टी। चलिए ये आपका क्या हो गया जीनोटाइप निकल गया। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है फिनोटाइप पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि इनकी जो संतति है वह लंबे हरे होंगे या बौने हरे होंगे, ये कॉम्बिनेशन का आपको ढूंढना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है इस कॉम्बिनेशन को ढूंढना है, तो हमको सबसे पहले ये बताना है कि ये जो पौधा होगा वो कैसा होगा। तो ये जो पौधा होगा Y4 आपका पीला, ठीक है, ये पीला होगा और लंबा होगा, पीला होगा और लंबा होगा, पीला कर दिए और लंबा कर दिए, ठीक है ना। ये जो होगा क्या होगा पीला होगा और लंबा होगा, ये जो होगा आपका पीला नहीं होगा, ये जो होगा आपका हरा होगा और लंबा होगा, ठीक है। और ये जो है ये क्या है आपका ये आपका हरा होगा और लंबा होगा, ये क्या होगा आपका पीला हो जाएगा कैपिटल वाई, ये पीला हो जाएगा और ये लंबा हो जाएगा, ये पीला हो जाएगा और नाटा हो जाएगा, नीचे से नाटा हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा ये हरा हो जाएगा और लंबा हो जाएगा, और ये क्या है ये भी हरा हो जाएगा और नाटा हो जाएगा। तो आपको ढूंढना है नाटा और हरा है क्या, नाटा और हरा, ठीक है। तो ये नाटा और हरा है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको नाटा और हरा जो है ये कितनी है, तो आराम से देखते हैं लंबा और हरा कितना है, लंबा और हरा कितना है, ठीक है। तो लंबा और हरा, ये लंबा और हरा है, ठीक है, ये लंबा है और हरा है, ये लंबा है और हरा है, और ये लंबा है और हरा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या किए तीन जो संतति है वो लंबा भी है और हरा भी है। बौने और हरे की क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, ठीक है, यहाँ पर ढूंढना है बौना और हरा कितना है। तो बौना है और हरा है, देखिए ना ये बौना है और हरा है, ठीक है, ये एक हो गया बौना और हरा, और कोई नहीं है बौना और हरा कोई नहीं है, तो एक जो हो गया वो बौना और हरा। तो बस इतना ही तो आंसर करना था, ठीक है। लंबे हरे की क्या प्रोबेबिलिटी है और बौने हरे की कितनी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो 7 तक आंसर आप सोल्व कर लिए होंगे, 1 से 7 तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ, ठीक है ना बाबू। इसके आगे का क्वेश्चन तभी बनेगा जब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, ठीक है ना। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं, यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। थोड़ा सा बात को हम समझ लेते हैं बाबू कि एक्चुअली में घटना क्या घटी थी कि मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, डायहाइब्रिड क्रॉस कराया, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस कराया, तो उनके जो भी निष्कर्ष थे, उसके जो भी रिजल्ट्स थे, वो सारे को उन्होंने क्या किया कि
प्रस्तुत किया, ठीक है ना। आपने देखा था ना कि वैज्ञानिकों की सभा में उन्होंने क्या किया था, प्रस्तुत किया था 1865 ईस्वी में। मेंडल ने अपने निष्कर्षों को 1865 ईस्वी में जो है वैज्ञानिकों की सभा में क्या किया था, प्रस्तुत किया था, ठीक है। लेकिन प्रस्तुत किए तो जरूर थे, लेकिन उस किन्हीं वैज्ञानिकों ने उनके एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। तो उनके कौन कौन से कारण हो सकते हैं कि मेंडल ने इतने महान कार्य किए, उसके बावजूद भी अपने जीवन रहते हुए भी, अपने जीवन काल में वो वैज्ञानिक का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाए या वो फेमस नहीं हो पाए। तो इसके कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं, ठीक है ना। मेंडल अपने जीवन काल में सफल नहीं हो पाए, इसके कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं। तो सबसे पहला अगर हम रीज़न की बात करें तो रीज़न ये था कि वो जिस टाइम में थे, यानी 1865 ईस्वी की बात हो रही है, उस दौरान क्या था कि कम्युनिकेशन की सुविधा जो है वो काफ़ी कम थी, ठीक है ना। कम्युनिकेशन आज के डेट में क्या होता है कि कहीं पे कोई घटना घटती है, उसको तुरंत हम लोग सोशल मीडिया पे हम लोग अपलोड कर देते हैं और तुरंत लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, ठीक है ना। लेकिन जिस समय के मेंडल थे 19वीं शताब्दी तक ऐसा देखा गया था कि कम्युनिकेशन यानी कि जो संचार के जो साधन थे, एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति जो कि कहीं दूर पे बैठा हुआ, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के जो साधन थे, जो जरिया था, वो काफ़ी कमज़ोर था। ये भी एक पहला कारण था कि कम्युनिकेशन वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं कर पाए, इसीलिए जो है उनके उनके जो भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं मिल पाया, और वो महान एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद भी वो लोगों को नहीं बता पाए, अपने निष्कर्षों को लोगों तक नहीं पहुंचा पाया, ठीक है ना। दूसरा ये कारण था कि जिन जिन व्यक्तियों ने, जिन जिन वैज्ञानिकों ने, यानी कुछ वैज्ञानिक के सामने तो उन्होंने अपने निष्कर्षों को रखा था ना बाबू, तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, बायोलॉजी को मैथ्स के साथ अटैच किया था, ठीक है ना। मैथमेटिक्स के साथ इन्होंने क्या कर दिया, अटैच कर दिया था। बायोलॉजी को इन्होंने क्या किया, मैथमेटिक्स के साथ अटैच कर दिया था। और वैज्ञानिकों का मानना था कि बायोलॉजी में मैथ अटैच नहीं हो सकता है, ये बायो और मैथ का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इस वजह से भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये पागल तो नहीं है कि इसने बायोलॉजी में क्या किया, मैथ के फॉर्मेट को ऐड कर दिया, मैथमेटिकल फॉर्मेट में इन्होंने बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा किए गए जो रिजल्ट थे उसको शामिल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बायोलॉजी को मैथ के फॉर्मेट में लिखने के कारण भी ये क्या हो गए, उस वक्त जो है फेमस नहीं हो पाए। तीसरा रीज़न ये था कि मेंडल ने जो पौधे का सिलेक्शन किया था, ठीक है ना, मेंडल ने जो पौधे का सिलेक्शन किया था उसमें कोई ब्लेंडिंग कैरेक्टर नहीं थे, यानी कि कोई ब्लेंडिंग कैरेक्टर इनके जो है एक्सपेरिमेंट में देखने को नहीं मिला। जैसे हम लोग आज के डेट में पढ़ते हैं ना कोड डोमिनेंस, आज के डेट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोड डोमिनेंस, ठीक है ना। जहाँ पर क्या होता है कि दोनों का दोनों जीन जो है, जैसे हमने पढ़ा था ब्लड ग्रुप में, इन्होंने कहा था, क्या कहा था कि किसी भी जीव के अंदर जो जीन होते हैं वो जोड़े में होते हैं, और अगर दोनों जोड़ा का जीन जो है समान कार्य कर रहा है, मतलब दोनों ये होमोजाइगस है, ठीक है ना। अगर जोड़े में है और सिर्फ एक जीन काम कर रहा है, इसके कंडीशन में ये हेटेरोजाइगस है, और अगर दोनों का दोनों जीन जो है वो काम नहीं कर रहा है, मतलब ये क्या है, फिर ये भी होमोजाइगस है, ठीक है। तो इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस को दिया था कि जब हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है कि कैरेक्टर मिक्स नहीं होते, ठीक है ना। स्मॉल टी का कैरेक्टर कैपिटल टी का कैरेक्टर स्मॉल टी के साथ कभी मिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि जो जीन होते हैं वो प्योर होते हैं, जीन क्या होते हैं, प्योर होते हैं, और जो लक्षण है वो कभी भी, जो ट्रेट है वो कभी भी ब्लेंड नहीं होते, कभी भी एक दूसरे से मैच नहीं करते, ठीक है ना। लेकिन ये बात जो है मटर के पौधे पे 100% साबित होता है कि उन्होंने जो भी मटर के लक्षण लिए थे उसमें ये कैरेक्टर जो है पी प्लांट में जो जिस भी लक्षण को लेकर मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो सारे के सारे लक्षण जो है वो ब्लेंडिंग कैरेक्टर नहीं थे, वह कैरेक्टर एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से मिक्सअप नहीं हो रहे थे, और जिसके कारण उन्होंने बता दिया कि जो जीन होते हैं वो हमेशा प्योर होते हैं, और वो कभी भी क्या है
कि वो कैरेक्टर को मिक्स नहीं होने देते। जैसे उन्होंने उनका एक्सपेक्टेशन था ना बाबू कि लंबे पौधे को हम क्या करेंगे, नाटे पौधे से क्रॉस कराएंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, मीडियम साइज के पौधे मिलना चाहिए, ठीक है ना। अगर मीडियम साइज का पौधा मिलेगा तब यहाँ पर साबित हो रहा है कि टी वाला जो है लंबाई बढ़ाना चाह रहा है और स्मॉल टी वाला लंबाई घटाना चाह रहा है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स डाल रहा है। इस कारण से जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है ये ना लंबा हो पाया ना नाटा हो पाया, ये क्या दिखा दिया, मीडियम जो है साइज को शो किया। लेकिन ऐसा मेंडल के साथ नहीं हुआ था, ठीक है ना। मेंडल ने क्या देखा था कि लंबाई वाला जीन खुद को प्रदर्शित कर रहा है और जो नाटेपन का वाला जीन जो है खुद को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो कैरेक्टर है वो मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ब्लेंडिंग कैरेक्टर्स के बारे में जो है मेंडल नहीं बताए थे। उनको कोडोमिनेंस के बारे में नहीं पता था कि जीन आई ए और जीन आई बी रहेगा तो दोनों को दोनों खुद को प्रदर्शित करेंगे, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिंपल बताया दो जीन होता है जिसमें से एक डोमिनेंट और एक क्या होगा, रिसेसिव होगा अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो। लेकिन ब्लड ग्रुप के केस में तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हेटेरोजाइगस है लेकिन इसके बावजूद भी दोनों को दोनों जो जीन है वो क्या है, डोमिनेंट है। दोनों का दोनों जीन क्या है, डोमिनेंट है। तो कोडोमिनेंस के बारे में उन्होंने नहीं बताया था, ठीक है ना। उन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में भी नहीं बताया था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसे हमने मिराबिलिस जलापा पे एक्सपेरिमेंट किया था ना बाबू, हमने क्या देखा था कि रेड वाले को हम क्रॉस करवा देंगे व्हाइट के साथ तो मेंडल के हिसाब से जो नेक्स्ट जनरेशन होना चाहिए वह रेड होना चाहिए क्योंकि रेड डोमिनेंट होता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। क्या हुआ, कैरेक्टर मिक्स हो गए, व्हाइट कलर भी खुद को प्रदर्शित किया, रेड कलर भी खुद को प्रदर्शित किया और दोनों कैरेक्टर ब्लेंड हो गए, दोनों कैरेक्टर मिक्स हो गए, तब जाकर यहाँ पर न्यू कैरेक्टर आ गए, पिंक आ गए, ठीक है ना। तो इन्होंने जो बताया था कि कैरेक्टर जो है ब्लेंड नहीं करते हैं, कोडोमिनेंट और इनकम्प्लीट डोमिनेंट जैसा कोई चीज नहीं होता है, इसकी वजह से भी क्या हो गए, वह अपने वो फेल्यूर साबित हो गए, ठीक है ना। क्योंकि हुआ एग्जैक्टली में क्या था ना बाबू कि जब वो बता रहे थे कि कैरेक्टर मिक्स नहीं होते हैं, हमेशा हेटेरोजाइगस कंडीशन में या तो डोमिनेंट होंगे या तो रिसेसिव होंगे। तो एक वैज्ञानिक थे नाइगेली, ठीक है ना, एक वैज्ञानिक थे नाइगेली। नाइगेली ने क्या किया था उसी वक्त 1865 ईस्वी में ही क्या हुआ था, उनको एक हाइराचिन नाम का एक पौधे का बीज दिया था। हाइराचिन नाम के पौधे का एक बीज दिया था और कहा था कि आप इस पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट कीजिए और आप जो भी निष्कर्ष निकाले हैं उसको साबित कीजिए। लेकिन हाइराचिन जो पौधा था ना बाबू, इसमें बहुत सारे ब्लेंडिंग कैरेक्टर देखने को मिल रहे थे, यानी कि कैरेक्टर इसमें मिक्स हो रहे थे। मटर के पौधा जैसा नहीं था कि हाँ हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो एक जीन खुद को प्रदर्शित कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है। ऐसी घटना जो है हाइराचिन के पौधे में देखने को नहीं मिल रहा था। कैरेक्टर मिक्स हो जा रहे थे, तब जाकर कैरेक्टर मिक्स हो जा रहे थे, वो कोडोमिनेंट और इनकम्प्लीट डोमिनेंट जैसी कोई घटना घट रही थी उनके साथ। तब जाकर उन्होंने 2-3 जनरेशन तक हाइराचिन पे एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि नहीं, अब जो है हम जो भी नियमों को निकाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ पी प्लांट पे ही लागू होता है, दूसरे प्लांट पे यह नियम लागू नहीं होते हैं। इसका मतलब हमारा जो नियम है वो वैलिड नहीं है। और इस वजह से वो क्या हो गए, अपने जो भी प्रचार प्रसार थे या फिर जो भी वो अलग अलग साइंटिस्ट मिल रहे थे अपने निष्कर्षों को लेकर, वो निष्कर्ष को उन्होंने क्लोज कर दिया, वो वैज्ञानिकों से मिलना बंद कर दिए। क्योंकि जैसे ही उन्होंने हाइराचिन का पौधा लिया, इस पे उनके जो नियम है वो काम नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये भी उनके फेल्यूर का एक रीजन रहा। चौथा जो अगर हम रीजन की बात करें तो उनसे बोला गया कि सर जी, मेंडल को बोला गया कि आप बार बार जो है फैक्टर की बात करते हो कि कोई फैक्टर जो है जीव के अंदर होता है और वो फैक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है और अपने लक्षणों को प्रदर्शित करता है। तो उनसे बोला गया कि सर जी हमको कुछ नहीं पता, वैज्ञानिकों ने उनको कहा हमको कुछ नहीं पता, आप हमको ये बताइए कि आपका ये जो फैक्टर है, आपका ये जो कारक है, ये जीव में अगर होता है तो वो होता कहाँ है, हमको फिजिकली बताइए, हमको भौतिक रूप से बताइए कि ये जो
हमको फिजिकली बताइए, हमको भौतिक रूप से बताइए कि ये जो जीन, आप जो ये सॉरी जीन तो बाद में आया, आप जो फैक्टर वर्ड जो बार बार यूज कर रहे हो, कैरेक्टर कारक जो वर्ड यूज कर रहे हो कि वही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, तो आप हमको दिखाइए ना। वो अगर आपके मटर के पौधे में है तो आप उसको दिखाइए, वो जीव में कहाँ रहता है, कैसा दिखाई देता है, किस तरह से कार्य करता है, आप हमको बताइए। और उस वक्त जो था माइक्रोस्कोप जो है ज़्यादा इवॉल्व नहीं था, माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को देखना जो है आज के जितना संभव नहीं था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है मेंडल के समय अवेलेबल नहीं थे, और इस कारण से उन्होंने अपने द्वारा जो फैक्टर था उसको नहीं दिखा पाए, लोगों को नहीं बता पाए, ठीक है ना, और जिस वजह से मेंडलिज्म को गलत साबित कर दिया गया। पांचवा एक और रीजन, चलिए 4 ही रीजन, ठीक है। पांचवा अगर हम बोले तो उस वक्त जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या था, नहीं था, जिसकी वजह से वो क्या किए, वो अपने फैक्टर को दिखा नहीं पाए, ठीक है ना। इस वजह से 1865 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक उनके महान कार्य जो है, उनके महान कार्य दबे रह गए। लेकिन 1900 ईस्वी में ऐसा कुछ हुआ कि 3 वैज्ञानिक आए, नाम हम पहले ही ले चुके हैं। तो एक वैज्ञानिक थे कार्ल कॉरेंस थे, ठीक है ना, कार्ल कॉरेंस थे। दूसरा वैज्ञानिक हुगो डी व्रीज थे, और तीसरा वैज्ञानिक जो थे वो आपका शेरमार्क थे, ठीक है ना। तो शेरमार्क और हुगो डी व्रीज और कार्ल कॉरेंस जो है वो अलग अलग प्लांट्स पे अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन सबका रिजल्ट जो है सेम आया था, आया ना, सब सेम कंक्लूजन पे पहुंचे थे। और तब जाकर उन्होंने क्या किया, पुराने आर्टिकल को खंगालना शुरू किया। तब जाकर पता चला कि मेंडल नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस चीज की खोज तो पहले ही कर रखी है, यानी हम जिस निष्कर्ष पे हम पहुंचे हैं आज, वो निष्कर्ष तो पहले ही मेंडल नाम के व्यक्ति बता चुके हैं। इसीलिए इन तीनों की वजह से क्या हो गया, रीमेंडलिज्म हो गया, यानी कि मेंडल के नियमों का पुनर्खोज हो गया, हाँ या ना। चलिए ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कौन कौन से बातें थी जिसकी वजह से मेंडल जो है अपने जीवन काल में जो है सफल नहीं हो पाए। सबसे पहली चीज है कम्युनिकेशन, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है, उन्होंने बायोलॉजी में मैथ को यूज किया था। तीसरी चीज है उनको कोडोमिनेंट, इनकम्प्लीट, डोमिनेंट जैसी चीजों को नहीं पता था। वो सीधे बोलते थे कि जो फैक्टर होते हैं वो प्योर होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट में कुछ जगहों पे क्या है, उनको दूसरे वैज्ञानिक को ब्लेंडिंग कैरेक्टर भी देखने को मिलते हैं जिसकी जानकारी मेंडल को नहीं थी, ठीक है ना। और वो जो फैक्टर वर्ड यूज कर रहे थे, उस फैक्टर को फिजिकली, भौतिक रूप से वैज्ञानिकों को दिखा नहीं पाए, और ये वजह था कि वो 1900 ईस्वी तक, 1865 से लेकर 1900 ईस्वी तक गुमनामी में रह गए। और उनके मृत्यु के लगभग जो है 16 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु, आपको पता है ना 1800 कब हो गई थी, 1884 में हुई थी। तो मृत्यु के लगभग जो है आपका 16 वर्ष के बाद जब मेंडल की रीडिस्कवरी हुई, तब पता चला कि नहीं, मेंडल ने जो खोजा था वो काफ़ी अहम एक्सपेरिमेंट था, काफ़ी अहम जानकारी थी, ठीक है ना बाबू। अब क्या हुआ, 1900 ईस्वी में जब रीमेंडलिज्म हुआ तो 1902 ईस्वी में, क्योंकि अब मेंडल की चर्चा होनी शुरू हो गई। मेंडल ने जो कहा था कि फैक्टर जो होते हैं किसी जीव के अंदर जोड़े में होते हैं, एक मदर से आता है, एक फादर से आता है, और जीव में जोड़े में होते हैं, और जब उस जीव के अंदर गैमीट बनते हैं, युग्मक बनते हैं, तो वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, यानी कि सेग्रीगेट हो जाते हैं, और फिर से अगली जनरेशन में वो एक साथ हो जाते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है ना। तो अब लोग खोजना शुरू कर दिए कि मेंडल का जो फैक्टर है वो है कहाँ, वो मेंडल का जो फैक्टर है वो रहता कहाँ है। तो 1900 ईस्वी तक क्या हुआ था कि माइक्रोस्कोप जो है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो चुका था, और लोग जो है सेल की खोज कर चुके थे, न्यूक्लियस की खोज कर चुके थे, गुणसूत्र की खोज कर चुके थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जरा सा देखिए कि हुआ एग्जैक्टली में क्या, कि 1902 ईस्वी में, ठीक है ना, 1902 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, और वैज्ञानिक का नाम है सूटोन बोलते हैं इसको, सूटोन
एवं बोमेडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बाबू। सुटोन एवं बोमेडी नाम के जो है दो वैज्ञानिक थे, और ये दोनों वैज्ञानिक जो है सेल डिवीजन पे काम कर रहे थे, सेल डिवीजन पे स्टडी कर रहे थे, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन पे स्टडी कर रहे थे। और स्टडी के दौरान इन्होंने क्या किया, क्रोमोसोम को देखा। किसको देखा, क्रोमोसोम को। डे ईस्वी क्या है, 1902 ईस्वी। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना, कि 1902 ईस्वी में दो वैज्ञानिक सटन एवं बोमेडी, ठीक है ना, क्योंकि 1900 ईस्वी में जैसे ही रीमेंडलिज्म हुआ, यानी मेंडल के नियमों का पुनर्खोज हुआ, सारे वैज्ञानिक जो है मेंडल के नियमों के पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। सारे वैज्ञानिक ये जानना चाह रहे थे कि मेंडल का जो फैक्टर है वो जीव में रहता कहाँ है, ठीक है ना। तो चूंकि सेल्स की खोज हो चुकी थी, चूंकि न्यूक्लियस लोग खोज चुके थे 1900 ईस्वी तक, ठीक है ना, क्रोमोसोम भी लोग देख चुके थे, लेकिन उनके बिहेवियर का पता नहीं था कि वो काम कैसे करते थे। तो सुटोन एवं बामेडी क्या कर रहे थे, वो सेल डिवीजन पे स्टडी कर रहे थे, कोशिका विभाजन पे। और आपको पता है सेल डिवीजन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस, ठीक है ना। एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस जो होता है इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं ना, इक्वल गुणसूत्र जो बटते हैं वो इक्वल बटते हैं। और मियोसिस को रिडक्टिव डिवीजन कहते हैं या रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, रिडक्शनल, ठीक है ना, ह्रास विभाजन भी कहते हैं, चैप्टर 1 के अंदर ही हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। तो सेल डिवीजन जो है ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस, ठीक है ना, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो यही सेल डिवीजन पे स्टडी कर रहे थे, तब जाकर उन्होंने क्रोमोसोम को काफी डीप में स्टडी किया। क्रोमा का मतलब होता है, क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्रोमा का मतलब होता है कलर, ठीक है ना। तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सोम का मतलब थ्रेड होता है, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने देखा, किसने, सटन एवं बामेडी ने, ठीक है ना, जिसको स्टेनिंग करने पर वो अपने कलर को जो है डार्क कर लेता था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्रोमोसोम। रंग को ये परिवर्तित कर सकता है, रंग ये जो है डार्कनेस को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको बोला गया क्रोमोसोम, ठीक है ना। क्रोमा का मतलब हो गया कलर, यहाँ पर ध्यान रखिए। तो सटन एवं बोमेडी, सटन एवं बोमेडी 1902 ईस्वी में सेल डिवीजन पे स्टडी कर रहे थे। और बेसिकली ये जो स्टडी कर रहे थे वो माइटोसिस पे भी कर रहे थे और मियोसिस पे भी कर रहे थे। लेकिन जब वो मियोसिस पे स्टडी कर रहे थे, आप जरा सा बताइए बाबू मियोसिस कहाँ होता है। आप लोग को अच्छे से पता है कि गैमिट बनने के दौरान जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल होती है जिससे गैमिट बनते हैं, इसी गैमिट में, इसी सेल में क्या होता है, मियोसिस होता है। तो ये तो जर्मिनल एपिथेलियम सेल जो होते हैं ना, ये द्विगुणित होते हैं, और इसी में होता है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड होता है। तब जाकर क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड होती है, तब जाकर क्या होता है, अगुणित कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ये चीज आप पढ़ते हो। आप लोग जो है, जब हम प्लांट का स्टडी कर रहे थे, जब हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, तो वहां भी हमने गैमेटोजेनेसिस को देखा था, ठीक है ना। वहां पर भी हमने गैमेटोजेनेसिस को देखा था कि किस प्रकार से पॉलन ग्रेन बनते हैं और किस प्रकार से जो है इग बनते हैं, ठीक है। जब हम लोग चैप्टर 3 में गए और ह्यूमन में हमने देखा था कि किस तरह से स्पर्म बनते हैं और किस तरह से फीमेल गैमिट जो है इग का निर्माण होता है। तो आंसर हमारा यही होगा कि वहां पर क्या हो रहा था कि द्विगुणित कोशिका जो है मियोसिस कर रही थी, और मियोसिस फर्स्ट हो रहा था और लगातार मियोसिस सेकेंड भी हुआ, तब जाकर अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हुआ, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैमिट कहते हैं। क्लियर ना। तो जब वो गैमिट फॉर्मेशन को पढ़ रहे थे, यानी मियोसिस पे स्टडी कर रहे थे, तो क्रोमोसोम के बिहेवियर को समझ रहे थे कि क्रोमोसोम जो है ये कार्य कैसे करता है, और उस क्रोमोसोम के बिहेवियर को मेंडल के कारक से मैच किया कि मेंडल जो कारक वर्ड यूज कर रहे हैं उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार और इस गुणसूत्र का व्यवहार मियोसिस के दौरान लगभग समान है। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि कहीं जो
मेंडल जो कारक कारक बार बार वर्ड यूज कर रहे थे वो कहीं क्रोमोसोम तो नहीं है, ठीक है ना। यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो सटन एवं बॉमेडी ने प्रस्तुत किया था। और कब किया था तो आपको पता होना चाहिए, सटन एवं बॉमेडी ने प्रस्तुत किया था। सटन एवं बॉमेडी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रस्तुत किया था कब, रीमेंडलिज्म के बाद, मेंडल के नियम के खोज होने के 2 साल के बाद, यानी 1902 ईस्वी में। और यही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्रोमोसोम के बिहेवियर को मेंडल के फैक्टर के बिहेवियर से मैच करके देखा और अनुमान लगाया कि कहीं जो मेंडल बार बार जो फैक्टर वर्ड यूज कर रहे हैं वो क्रोमोसोम तो नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम समझते हैं यहाँ पर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसको समझने से पहले हमको कुछ चीजें को समझना पड़ेगा बाबू, कुछ चीजों को समझना पड़ेगा कि ये सेल डिवीजन जो है, ठीक है ना, ये सेल डिवीजन जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, डेस्कटॉप पे आपको दिखे कुछ इंपॉर्टेंट चीज तो आप उसको लिख लिया कीजिए, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली जो है एक सिंपल सा ओवरव्यू लेते हैं मियोसिस का। किसका बाबू, मियोसिस का। हालांकि हम बार बार मियोसिस हम बताया है, जब भी गैमेट फॉर्मेशन हम बताए, चाहे वो स्पर्म बन रहा हो तब की बात करें, जब ओवा बन रहा हो तब की बात करें, जब पॉलन ग्रेन बन रहा हो तब की बात करें, जब मेगा स्पोर बन रहा हो तब की बात करें, हर एक जगह पे हमने मियोसिस बनाया था। मियोसिस जो है सेल डिवीजन को हम स्टडी किए थे, क्लियर ना। तो यहाँ पर हम फिर से क्या करते हैं, मियोसिस को समझने की कोशिश करते हैं। मियोसिस जब भी होता है तो कहाँ होता है बाबू, जर्मिनल एपिथेलियम सेल में, जर्मिनल एपिथेलियम सेल में होता है, ठीक है ना। और आपको अच्छे से पता है ना कि ये जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल, अगर हम बात करें मेल के अंदर, ह्यूमन मेल के अंदर, तो वो होता है मेल के अंदर जो होता है वो कहाँ होता है, टेस्टिस के अंदर, जिसको हम लोग सिंपली जर्म सेल भी कहते हैं। कहाँ होता है, टेस्टिस, सॉरी ये क्या लिख दिया, कहाँ होता है, टेस्टिस के अंदर होता है, टेस्टिस के अंदर होता है, ठीक है ना। और अगर फीमेल की हम बात करें तो फीमेल में कहाँ देखने को मिला था, ओवरी के अंदर, क्योंकि टेस्टिस में बनता है स्पर्म और ओवरी में बनता है एग या फिर ओवा बनते हैं, ठीक है ना। तो जब भी ओवरी के अंदर ओवा बन रहे थे तो एपिथेलियन सेल में हो रहा था मियोसिस, और जब टेस्टिस में स्पर्म बन रहे थे तो एपिथेलियम सेल में क्या हो रहा था, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था, क्लियर ना बाबू। चलिए, तो हम एक सिंपल सा स्केच से क्या है, फिर से हम इसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, ठीक है, कि किस तरह से सटन एवं बॉमेडी ने 1902 ईस्वी में मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम के लक्षणों को मेंडल के फैक्टर से रिलेट करने का कोशिश किया और बताया कि क्रोमोसोम का जो लक्षण है, क्रोमोसोम के कार्य करने का जो तरीका है वो मेंडल के फैक्टर के तरीके के पैरेलल है, दोनों का तरीका समान है। तो कहीं ना कहीं ये जो मेंडल का जो फैक्टर है या तो वो क्रोमोसोम है या फिर क्रोमोसोम से उसका गहरा रिलेशन है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एक सेल ले लेते हैं, एक सेल हमने लिया, ये क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम सेल है, क्लियर ना बाबू। जर्मिनल एपिथेलियम जो सेल होता है ये द्विगुणित होते हैं, दिमाग में रखना है, ठीक है ना। और द्विगुणित कोशिका में, हमारे शरीर की कोई भी द्विगुणित कोशिका हो, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। अगर हम बात करते हैं पी प्लांट की तो 7 जोड़ा, याद रखने वाली बात है कि पी प्लांट में कितने गुणसूत्र होते हैं, पी प्लांट यानी जिसको हम लोग पाइसम सेटाइवम कहते हैं, तो 7 पेयर गुणसूत्र था उसमें बाबू। आगे हम ड्रोसोफिला की बात करेंगे तो ड्रोसोफिला में जो गुणसूत्र थे वो 4 पेयर गुणसूत्र थे, ठीक है ना। हम आगे बात करेंगे इस सब के बारे में। तो चलिए ठीक है, हम क्या करते हैं, ये
जो सटन एवं बावेडी ने जो ऑब्जर्व किया था, हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम एनसीईआरटी के डायग्राम को भी समझेंगे। तो बेसिकली हम जो समझ रहे हैं बाबू, किसको समझ रहे हैं? मियोसिस को समझ रहे हैं, ठीक है ना। किसको समझने की कोशिश कर रहे हैं बाबू? मियोसिस को समझ रहे हैं। आराम आराम से समझिए ना, मियोसिस आराम आराम से समझिए, कोई लेंदी कॉन्सेप्ट नहीं, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बाबू, ठीक है ना। और आगे के जो भी पोर्शन है आपको ये समझने के बाद ही समझ में आएगा, ये चीज अपने दिमाग में रख लीजिएगा। ये है मियोसिस हम पढ़ने जा रहे हैं। सेल डिवीजन दो तरह का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन, ठीक है ना। तो मियोसिस पढ़ने जा रहे हैं, और मियोसिस का मतलब क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसको ह्रास विभाजन। क्योंकि मियोसिस के दौरान क्या हो जाता है, जो उत्तरी कोशिका बनती है, जो डॉटर सेल बनते हैं, लास्ट में जो कोशिका बनती है, जो गैमीट बनते हैं, उसमें गुणसूत्रों की संख्या पैरेंटल सेल से क्या है? आधी रह जाती है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हम इस तरह से समझते हैं कि बहुआ हुआ एक्चुअली में क्या, कि ये जो जर्मिनल सेल है ये द्विगुणित सेल है, और इसके अंदर जो गुणसूत्र होंगे वो एक सेट जो आया होगा वो मदर से, और एक सेट कहाँ से आया होगा? वो फादर से। तो हम यहाँ पर ऐसे कर लिए, ये दो गुणसूत्र हमने बनाया है बाबू। हमने क्या किया है, यहाँ पर दो गुणसूत्र को बनाया है। देखिए हम फिर से बना लेते हैं, ये पहला गुणसूत्र, ये दूसरा गुणसूत्र, ठीक है ना। हम दो ही गुणसूत्र को लेके चलते हैं, क्योंकि अगर ह्यूमन का स्टडी करें तो टोटल 23 जोड़ा होता है, तो 23 जोड़ा यहाँ बनाना संभव नहीं है ना बाबू। हम मान के चलते ये जो ब्लू वाला है ना, ये ब्लू जो हम गुणसूत्र बनाया है ये फादर से आया है, ठीक है। और इसके बाद हम कोई दूसरे कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं, और हम ग्रीन में दिखा दे बाबू। चलिए ग्रीन में नहीं दिखाते, थोड़ा दूसरा कलर लेते हैं, ठीक है, ये कलर ले लेते हैं। तो ये जो है वो कहाँ से आया है? मदर से आया है। तो पहला जो है ब्लू वाला जो था वो फादर से आया था, और जो ये आपका ब्राउन कलर का दिख रहा है वो मदर से आया है, ठीक है ना। ये नॉर्मल कंडीशन में है, अभी ये विभाजन करना शुरू नहीं किया है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये डिवाइड करना शुरू करेगा तो सबसे पहला स्टार्ट हो जाएगा मियोसिस फर्स्ट, क्योंकि आपको पता है ना मियोसिस में लगातार क्या होता है? 2 बार डिवीजन होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि मियोसिस फर्स्ट होगा, पहले मियोसिस फर्स्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद होगा क्या? यहाँ तक मियोसिस फर्स्ट है, कहाँ तक हो जाएगा मियोसिस फर्स्ट बाबू? चलिए यहाँ तक जो है मियोसिस फर्स्ट है, ठीक है। और इसके बाद जो हो जाएगा वो मियोसिस सेकंड हो जाएगा, मियोसिस सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। ध्यान रखिएगा, मियोसिस सेकंड को कंप्लीट होने में टोटल 4 प्रवस्था से कोशिका को गुजरना पड़ेगा। याद कीजिएगा, जब हम फीमेल गैमेटोजेनेसिस को पढ़ रहे थे, ओवा को पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम वर्ड यूज किए थे कि बाबू होता क्या है ना, कि मियोसिस फर्स्ट के दौरान 4 तरह के फेजेस चलते हैं, जिसको सब फेजेस भी कह सकते हो। जो सबसे पहले होगा प्रोफेज फर्स्ट, फिर होगा मेटाफेज फर्स्ट, फिर होगा एनाफेज फर्स्ट, और फिर होगा टेलोफेज फर्स्ट। बात समझ में आ गई? पहला होगा प्रोफेज फर्स्ट, दूसरा होगा मेटाफेज फर्स्ट, और तीसरा होगा एनाफेज फर्स्ट, और चौथा होगा टेलीफेज या टेलोफेज भी इसको कहते हैं, टेलोफेज फर्स्ट, ठीक है ना। जब ये चारों प्रवस्था कंप्लीट होगी तब जाकर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा, ठीक है ना। फिर से ये क्या हो जाएगा? मियोसिस सेकंड शुरू होगा। तो मियोसिस सेकंड जैसे ही शुरू होगा ना, तो फिर से ये शुरू से चलेगा प्रोफेज से, और चूंकि मियोसिस सेकंड हो रहा है इसलिए हम इसको लिख रहे हैं प्रोफेज सेकंड। यहाँ पर देखिए ना, मियोसिस फर्स्ट हो रहा था तो हमने क्या लिखा था? प्रोफेज फर्स्ट, लेकिन मियोसिस सेकंड में हम क्या कहेंगे? प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, और टेलोफेज सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई कि मियोसिस के दौरान 4 तरह की प्रवस्थाओं से कोशिकाओं को गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। वो प्रवस्थाएं हैं प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, ठीक है ना। मियोसिस सेकंड भी 4 प्रवस्था से गुजरता है, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, और टेलोफेज सेकंड। आपके दिमाग में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं? अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है बाबू? कि मियोसिस के दौरान क्या होता है? सबसे पहली घटना तो ये घटती है
सबसे पहली घटना तो ये घटती है कि जो जैसे ही ये मियोसिस होना शुरू होता है तो प्रोफेज फर्स्ट में जैसे ही कोशिकाएं पहुंचती है, यही कोशिका कहाँ पहुंच गई है, प्रोफेज फर्स्ट में, ये मियोसिस करना शुरू कर दिया। जैसे ही शुरू करेगा ना बाबू, तो क्या होगा कि जो भी इसके पास जेनेटिक मटेरियल होगा उसको डबल कर लेगा, यानी यहाँ होगा रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन यानी द्विगुणन। जितने भी इसके पास क्रोमोसोम थे, जैसे फादर से जो क्रोमोसोम का सेट आया है उसको ये क्या कर लेगा, डबल कर लिया, ठीक है ना। पहले वाले को भी डबल कर लिया, दूसरे वाले को डबल कर लिया। और इसी प्रकार से क्या है कि आपका जो मदर से आया था इसको भी ये क्या कर लेगा, डबल कर लेगा। तो मदर वाला भी डबल और फादर वाला भी डबल, ठीक है ना। तो प्रोफेज फर्स्ट में क्या देखने को मिला कि जर्मिनल सेल में जो प्राइमरी जर्मिनल सेल है, जो जर्मिनल सेल है, इस जर्मिनल सेल में जो भी जेनेटिक मटेरियल था इसको इसने क्या कर लिया, डबल कर लिया। और डबल करने की जो प्रक्रिया है उसको रेप्लिकेशन कहते हैं, द्विगुणन या फिर उसको प्रतिकृतिकरण कहते हैं, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेगा, अपने गुणसूत्र को ये डबल कर लेगा, फोटोकॉपी तैयार कर लेता है। फादर वाला जो है क्रोमोसोम इसी के जैसा फोटोकॉपी, मदर वाला जो क्रोमोसोम है इसी के जैसा एकदम एग्जैक्ट फोटोकॉपी तैयार करता है, ठीक है ना। और तैयार करने के बाद ये क्या करता है, बात को समझिएगा। तैयार करने के बाद ये क्या करता है, मेटाफेज सेकेंड में जाता है, ठीक है ना। जैसे ये मेटाफेज सेकेंड में जाएगा ना बाबू, तो क्या घटना देखने को मिलेगी, बीच से जो है इक्वेटर बन जाएगा। बीच से क्या है, इक्वेटर बन जाएगा। हम इसको दूसरे कलर से शो करते हैं, आराम आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना। बीच से क्या है, इक्वेटर बन जाता है। बीच से क्या हुआ, इक्वेटर बन गया, देखिए यहाँ पर इक्वेटर बन गया, ठीक है ना। बीच से ये कोशिका के बीच में जो है आपको इक्वेटर देखने को मिलेगा, पोल देखने को मिलेगा, ठीक है ना, अक्ष देखने को मिलेगा। और इस अक्ष के दोनों तरफ क्या होगा, इस अक्ष के दोनों तरफ, अब ये जो अक्ष बना था वो कहाँ कहाँ बना था, जिस बात को समझ लेते हैं। यहाँ पर जो है फादर वाला क्रोमोसोम एक साइड में, और एक साइड में क्या है, एक साइड में क्या है, मदर वाला क्रोमोसोम है। एक साइड में जो है ये मदर वाला क्रोमोसोम है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर एक सेंट्रियोल नाम का दो जो है ऑर्गेनल पाए जाते हैं सेल के अंदर, ठीक है। तो सेंट्रियोल क्या करता है, स्पिंडल फाइबर को बनाता है। सेंट्रियोल क्या करता है, स्पिंडल फाइबर को, इधर एक पोल और इधर दूसरा पोल, ठीक है ना। और ये क्या करता है ना, क्रोमोसोम को अपने ओर खींचना शुरू कर देता है। बीच से इक्वेटर हो गया ना, फादर वाले क्रोमोसोम और मदर वाले क्रोमोसोम के बीच में लाइन खींचा गया, और ये क्या करेगा, ये पोल अपनी ओर जो है, इसको स्पिंडल फाइबर कहते हैं, ये क्या करेगा, क्रोमोसोम को अपने अपने ओर खींचना शुरू करेगा, ठीक है ना। ये अपने अपने ओर जो है क्रोमोसोम को खींचना शुरू करेगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि मदर वाला क्रोमोसोम और फादर वाला क्रोमोसोम एग्जैक्टली में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से ये अलग हो जाएंगे। इस साइड आ जाएगा सिंपली फादर वाला क्रोमोसोम, और एक साइड आ जाएगा मदर वाला क्रोमोसोम, ठीक है ना। एक साइड आ जाएगा एकदम मदर वाला क्रोमोसोम, ठीक है। अब यहाँ पर बात को हम ये समझते हैं कि ये जो डिवीजन कंप्लीट हुआ, यानी क्रोमोसोम जो जोड़े में थे, ये दो जोड़े में थे ना, एक साथ थे, होमोलोगस क्रोमोसोम में समयुग्मी गुणसूत्र है। लेकिन ये समयुग्मी गुणसूत्र ने सबसे पहले अपने डीएनए मटेरियल को डबल किया, ठीक है ना। डबल करने के बाद यह मेटाफेज फर्स्ट में गया। मेटाफेज फर्स्ट में स्पिंडल फाइबर बने, जो कि दोनों क्रोमोसोम को खींचना शुरू किया। और जैसे ही खींचना शुरू हुआ तो ये दोनों मदर वाला क्रोमोसोम और फादर वाला क्रोमोसोम दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग हो गए। और ये अलग कब हुआ, तो एनाफेज फर्स्ट में, एनाफेज फर्स्ट में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बात बताइए कि मियोसिस में क्रोमोसोम, जो मदर वाला क्रोमोसोम और फादर वाला जो क्रोमोसोम है, एक दूसरे से पृथक कब हो जाते हैं, सेग्रीगेट कब हो जाते हैं, अलग कब हो जाते हैं, तो एनाफेज फर्स्ट में। एनाफेज फर्स्ट में, याद रखना, एनाफेज फर्स्ट में, आपके एनसीईआरटी में दिया होगा बाबू। एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, अब अलग जब हो गए
तो अब कोशिका बटनी शुरू कर देती है। गुणसूत्र बट गया ना बाबू, जेनेटिक मटेरियल बट गया, अब क्या है कोशिका बटनी शुरू करती है। तो कोशिका जब बटनी शुरू करेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मदर वाला क्रोमोसोम जो है, सॉरी फादर वाला क्रोमोसोम एक सेल में और मदर वाला जो क्रोमोसोम है वो दूसरे सेल में आ जाएगा। मदर वाला जो क्रोमोसोम है वो क्या है, दूसरे सेल में आ जाएगा। तो देखिए ना यहाँ से बीच से अब क्या है कि इसको साइटोकाइनेसिस भी कहते हैं। यहाँ पर साइटोप्लाज्म का पहले क्या हुआ कि जेनेटिक मटेरियल का वितरण हुआ, जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से अलग हो गए। अब सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, साइटोप्लाज्म को बांटना शुरू कर देगी, जिससे क्या हो जाएगा कि दो तरह के सेल बन जाएंगे। एक सेल ऐसा होगा जिसमें मदर वाला क्रोमोसोम होगा और एक सेल ऐसा होगा जिसमें फादर वाला क्रोमोसोम होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बाबू। एक सेल ऐसा होगा जिसमें क्या है, फादर वाला क्रोमोसोम। तो ये दो डॉटर सेल बने, ठीक है ना, ये दो डॉटर सेल बन गए और मियोसिस फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से शुरू हो गया मियोसिस सेकंड, यानी अब ये प्रोफेज सेकंड में चला गया है। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि ये जो जोड़े में है ना बाबू, अब ये अलग होंगे, ठीक है। तो ये जब अलग होंगे तो कैसे होंगे, तो देखिए यहाँ पर ये फादर वाला क्रोमोसोम है और नीचे क्या होगा, मदर वाला क्रोमोसोम होगा। नीचे क्या होगा, मदर वाला क्रोमोसोम होगा। तो नीचे हम क्या करते हैं, मदर वाले क्रोमोसोम को ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि स्पिंडल फाइबर बनेंगे, ठीक है ना। सेंट्रियोल क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर को बनाएगा और जो कि इस क्रोमोसोम को बीच से क्या आएगा, पोल बन जाएगा ना, बीच से पोल बन जाएगा, इक्वेटर बन जाएगा। इधर से स्पिंडल फाइबर जो है फोर्स लगाना शुरू करेगा और इधर से स्पिंडल फाइबर फोर्स लगाना शुरू करेगा। इधर से स्पिंडल फाइबर जो है फोर्स लगाना शुरू करेगा और इधर से, जिस प्रकार क्या हो जाएगा, दोनों क्रोमोसोम फिर से अलग हो जाएंगे। बात को समझिएगा, ये जो फोटोकॉपी जो बनाए थे ये फिर से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। यानी कि जब ये एनाफेज सेकंड में पहुंचेंगे तो ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो चुके होंगे। इधर आधे में आ जाएगा, मदर वाला जो है आधा आधा बट गया, ठीक है ना। बीच से जो है यहाँ पर आपका इक्वेटर है, आधा आधा बट गया, इधर हो गया आधा क्रोमोसोम, इधर हो गया आधा क्रोमोसोम, ठीक है ना। फादर वाला भी बट जाएगा, फादर वाला भी बट गया। ये क्रोमोसोम का जो है यहाँ बंटवारा हो गया, बीच से इक्वेटर है, ठीक है। क्रोमोसोम का बंटवारा हो गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं, नहीं तो आपको जो है समझने में परेशानी हो सकती है। हम इसको दूसरे कलर से शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बीच से जो है इक्वेटर बने थे, यहाँ भी बीच से इक्वेटर बन गया। क्रोमोसोम का जो है डिवीजन हो गया, जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन हो गया। अब क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा, कोशिका बट जाएगी, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। इसीलिए टेलोफेज इज आल्सो नोन एज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, क्योंकि साइटोप्लाज्म का यहाँ डिवीजन होता है, जो कोशिका द्रव है वो बटते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, अब साइटोप्लाज्म जब बटने शुरू करेंगे तो जो क्रोमोसोम है उसका एक सेट इस सेल में, एक सेट इस सेल में। अब जो मदर वाले हैं वो भी बट जाएंगे, तो इसका जो है एक सेट इस सेल में, एक सेट इस सेल में, क्लियर ना। और अब जो है ये जो है पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरह से बट चुका होगा और यहाँ से दो सेल बनेंगे, देखिए ना, ये भी अलग हो जाएगा और ये भी अलग हो जाएगा, बन जाएगा दो सेल, एक से दो सेल, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ना क्या हुआ था, जैसे ही साइटोप्लाज्म का बंटवारा हुआ एक सेल और क्या बने, दो सेल बने, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे ही है, ये एक सेल बना और ये क्या बना, दूसरा सेल बना। ये भी बट जाएंगे तो यहाँ से भी क्या होगा, दो सेल मिलेंगे हमको, एक सेल और दो सेल। तो आपने पढ़ा है ना कि जब मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होता है तो हमको जो है चार सेल मिलते हैं और चारों का चारों सेल जो है अगुणित होता है। तो अगुणित होगा ना बाबू, यहाँ पर आप देख लीजिए ना कि क्या होना है। ये जो फादर वाला जो एक दूसरे का जेरॉक्स कॉपी था वो इस सेल में आ गया, ठीक है, और जो मदर वाला है वो भी क्या हो जाएगा, वो आधा इसमें आधा इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि अगुणित कोशिका का क्या हो गया, निर्माण हो गया, ठीक है ना। ये सब जो है अगुणित होंगे, ये भी अगुणित, ये भी अगुणित, ये भी अगुणित और ये भी क्या,
अगुणित हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम है, हमने यहाँ 4 क्रोमोसोम लिया है, बात को समझिएगा, यहाँ हमने 4 क्रोमोसोम लिया है, पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा, 2 जोड़ा क्रोमोसोम हमने सेलेक्ट किया था समझने के लिए, 2 जोड़ा यानी कि टोटल 4 क्रोमोसोम, 2 जोड़ा यानी 4 क्रोमोसोम, ठीक है। और यहाँ पर हमको मिला क्या, लास्ट में जो सेल बना इसमें क्या मिला हमको, 1 जोड़ा यानी 1 क्रोमोसोम, 1 जोड़ा यानी कि 2 क्रोमोसोम। तो जब 2 क्रोमोसोम है, जो जिससे सेल डिवाइड होना शुरू हुआ था जर्मिनल सेल में 4 क्रोमोसोम, और युग्मक है इसमें क्या 2 क्रोमोसोम, यानी कि आप कह सकते हो कि जर्मिनल सेल में जब मियोसिस फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हुआ, तब जाकर ऐसी सेल का निर्माण हुआ जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी है, यानी यह कोशिका क्या है, अगुणित कोशिका, अगुणित कोशिका है, हाँ या ना। चलिए ठीक है। और आपको अच्छे से पता है कि अगर यह फीमेल के अंदर हुआ है तो मेल के अंदर भी होगा, हाँ या ना। तो स्पर्म और जो ओवा बनते हैं, स्पर्म और जो ओवा बनते हैं, इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी होती है ना बाबू, 23, और इसके पास भी कितना होता है 23, और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो कितना बन जाता है फिर से 46, हाँ या ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो युग्मक बने हैं, ये जो युग्मक बने हैं, ये युग्मक अपने विपरीत युग्मक के साथ मिलेगा, और मिलने के बाद क्या करेगा, युग्मनज का निर्माण करेगा। ये सब चीज जो है आप पढ़ चुके हो बाबू, कोई नई बात हम नहीं कर रहे हैं। क्या करेगा, युग्मनज का निर्माण करेगा, ठीक है। ये सेल थी, ये युग्मनज का निर्माण करेगा। तो अब बताओ, जब युग्मनज बनेंगे तो ये गैमेट जो है, 2 तरह के गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे और युग्मनज बनेगा, तो फिर से जो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। युग्मनज में गुणसूत्र, युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 2 है, तो युग्मनज में, युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 2 है, तो युग्मनज में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ कि जो सटन एवं वावेरी जो कि 1902 ईस्वी में इस सेल डिवीजन को काफी डीपली से, गहन से अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने क्रोमोसोम का जो लक्षण था उसको जीन, उसको जो मेंडल के फैक्टर है उससे रिलेट करके देखा कि दोनों में क्या रिलेशन है। तो उन्होंने पाया कि जो जिस तरह से क्रिया विधि फैक्टर का है, उसी तरह से क्रिया विधि क्रोमोसोम का है। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि मेंडल जो फैक्टर वर्ड यूज कर रहे थे और वो दिखा नहीं पाए थे, वही चीज हमको दिख गया, मतलब क्रोमोसोम ही मेंडल के फैक्टर है, हाँ या ना। जैसे देखते हैं उन्होंने कैसे अनुमान लगाया। मेंडल क्या कहते थे कि कोई भी जीव जो होता है उसमें किसी एक लक्षण के लिए जो जीन होता है वो जोड़े में होता है, हाँ या ना। जीन क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं। ये जीव फर्स्ट और ये जीव क्या ले लिए हम, सेकेंड। ये जीन जो है जोड़े में होते हैं, ठीक है। इसको भी स्मॉल टी कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये युग्मक बनाता है, क्या होता है, ये जो फैक्टर है ये अलग हो जाते हैं। ये फैक्टर क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, हाँ जी, ये अलग हो जाते हैं। फिर ये दोनों, ये युग्मक आपस में मिलते हैं और मिलकर फिर से ये क्या हो जाते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, हाँ जी, जोड़ा बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी तो वही घटना घट रही है ना कि ये क्रोमोसोम जो था वो हमेशा जोड़े में था, हाँ या ना। लेकिन जब मियोसिस जब क्या हुआ कि जोड़े में था, तो मेंडल का ये नियम काम में आ रहा है कि मेंडल जो बताया थे कि हाँ फैक्टर हमारा क्या रहता है, जोड़े में, यहाँ क्रोमोसोम भी जोड़े में, हाँ या ना। मेंडल ने बताया था कि जो फैक्टर होता है युग्मक निर्माण के समय अलग हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्रोमोसोम भी क्या हो रहा है, युग्मक निर्माण के दौरान एक दूसरे से पृथक हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जब अगली पीढ़ी आती है तो 2 युग्मक आपस में मिलते हैं और क्रोमोसोम की संख्या फिर से क्या हो जाती है, समान हो जाती है। तो हाँ, क्रोमोसोम की संख्या फिर से समान हो जाती है और मेंडल का फैक्टर भी क्या हो जा रहा था, फिर से जोड़े में आ जा रहा था। मेंडल का फैक्टर भी जीव के अंदर जोड़े में होता था, किसी एक समय में वह सेग्रीगेट हो जाता था, एक दूसरे से अलग हो जाता था युग्मक निर्माण के दौरान, इसलिए तो उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था मेंडल ने, हाँ या ना। अब सटन एवं वावेरी का जो क्रोमोसोम है वो भी एक मियोसिस के दौरान एक दूसरे से अलग हो जा रहा है, उसके बाद युग्मक बना रहा है।
तो युग्मक बनाने के बाद वो क्या करेगा, संतति में ट्रांसफर होगा, तो दो तरह के युग्मक बनेंगे। जब दो तरह के युग्मक बनेंगे तब दो युग्मक जब आपस में मिलेंगे तब क्या होगा, मेंडल का फैक्टर फिर से जोड़ा बना लेगा, और यहाँ बामेडी का क्रोमोसोम भी क्या कर रहा है, फिर से जोड़ा बना रहा है। इसका मतलब कहीं क्रोमोसोम ही तो मेंडल का फैक्टर नहीं है, हाँ या ना। उन्होंने ये अनुमान लगाया और दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को। ठीक है, तो हम देख लेते हैं लिखा हुआ क्या है बाबू, और एनसीईआरटी के डायग्राम पे भी हम थोड़ा चलेंगे। ठीक है, वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत का क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के व्यू से। ठीक है, वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत। हालांकि इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन अभी तक इतना ही पूछा गया है कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था और उसके बाद कब दिया था। ठीक है ना, किसने दिया था और कब दिया था। अभी तक इतना ही क्वेश्चन, अभी दो ही तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में बने हैं, लेकिन लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत का क्या करना है, वर्णन करना है। तो देखिए यहाँ पे बाबू, यह सिद्धांत किसने दिया था, सटन एवं बॉमेडी ने दिया था। कब दिया था, तो 1902 ईस्वी में दिया था। ठीक है ना, कैसे दिया था, जब वो कोशिका विभाजन का गहन अध्ययन कर रहे थे, गहरा अध्ययन कर रहे थे, और अध्ययन के बाद उन्होंने सटन एवं बामेडी ने 1902 ईस्वी में जो है वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया। क्लियर है। उन्होंने बताया कि विभाजन के दौरान कोशिकाओं के केंद्रक में काले रंग की छड़नुमा आकृति होती है जिसे गुणसूत्र कहा जाता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया कि कोशिका में जब विभाजन शुरू होता है तो इसके केंद्रक में हमको छड़नुमा आकृति देखने को मिलता है। जब हम साइटोलॉजी पढ़ा रहे थे तो आप लोग को याद होना चाहिए कि नॉर्मल अवस्था में क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलता है, वो क्रोमैटिन के रूप में होता है, वो धागे के रूप में केंद्रक में फैले होते हैं। लेकिन जब डिवीजन की बारी आती है तो वो धागा सिमट जाता है और क्रोमोसोम का निर्माण कर लेता है। तो उन्होंने बताया कि विभाजन के दौरान कोशिकाओं के केंद्रक में काले रंग की छड़नुमा आकृति का निर्माण होता है जिसे वो क्या कहा, जिसे गुणसूत्र कहा जाता है, जिसकी संख्या भिन्न भिन्न जीवों में निश्चित होती है। जैसे अगर हम बात कर ले पी प्लांट की तो इसमें 7 जोड़ा होता है, ये निश्चित है कि पी प्लांट में कितना होगा, 7 जोड़ा होगा। अगर हम बात कर ले मनुष्य की तो मनुष्य में निश्चित है कि क्या होगा, 23 जोड़ा होगा। ठीक है ना। अगर हम बात कर ले फल मक्खी यानी ड्रोसोफिला की तो 4 जोड़ा होगा। यानी अलग अलग जीवों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। मनुष्य है तो 23 जोड़ा होगा, पी प्लांट है तो 7 जोड़ा होगा, आपका ड्रोसोफिला है तो 4 जोड़ा होगा। इसी तरह से हर एक जीवों में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो फिक्स होती है, निश्चित होती है। तो जिसकी संख्या भिन्न भिन्न जीवों में निश्चित होती है और हर एक क्रोमोसोम जो होता है वो जोड़े में पाया जाता है। हर एक क्रोमोसोम जो है जोड़े में पाया जाता है। हमने भी देखा था ना, मनुष्य का जो क्रोमोसोम था वो जोड़ा में पाया जा रहा था, हाँ या ना। मनुष्य का जो क्रोमोसोम था वो क्या था, जोड़े में देखने को हमको मिल रहा था। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर अब बात को समझना है कि यह कोशिका विभाजन के दौरान, बात को फिर से समझिए, भिन्न भिन्न जीवों में क्या होता है, निश्चित होता है एवं जोड़े में पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम भी जोड़े में पाए जाते हैं और मेंडल का फैक्टर भी जोड़ा में पाया जाता है। ये पहला रिलेशन उन्होंने क्रिएट किया कि क्रोमोसोम भी क्या होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं और मेंडल का जो फैक्टर था वो भी क्या था, जोड़े में पाया जा रहा था, हाँ या ना। यह कोशिका विभाजन के दौरान अपनी प्रतिरूप आकृति बनाते हैं। ठीक है ना। तो ये कोशिका विभाजन के दौरान इन्होंने क्या किया था, रेप्लिकेशन किया था, प्रतिकृति बनाया था, बनाते हैं। ठीक है। एवं कोशिका विभाजन के एनाफेज फर्स्ट में ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, ये क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और मेंडल का जो फैक्टर था ये भी युग्मक निर्माण के दौरान एक दूसरे से क्या हो रहा था, अलग हो रहा था, सेग्रीगेट कर रहा था। तो मेंडल ने जो गैमेट के प्योरिटी का नियम दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था, वो क्रोमोसोम पे लागू हो रहा है। यानी कि यह कोशिका विभाजन के दौरान प्रकृति बनाते हैं एवं कोशिका विभाजन के एनाफेज फर्स्ट में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बाबू।
एनाफेज फर्स्ट में एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम भी पृथक हो जाते हैं और मेंडल ने भी कहा था कि उनका जो फैक्टर है वो भी पृथक हो जा रहे हैं। एवं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जब युग्मक बनता है तो उसमें ये क्या रह जाते हैं, आधे रह जाते हैं। बिल्कुल बाबू, क्रोमोसोम भी जोड़े में था, मियोसिस के दौरान ये एक दूसरे से क्या हुआ, अलग हुआ, मियोसिस के दौरान एक दूसरे से ये क्या हुआ, अलग हुआ और ये युग्मक का निर्माण किया। जब युग्मक का निर्माण हुआ तो पता चला कि यह जो पेरेंटल सेल था उसमें ये दो जोड़े में है और युग्मक में ये क्या है, आधे है। यही चीज तो आपको देखने को मिल रहा है मेंडल के फैक्टर में भी। मेंडल का फैक्टर में भी आपको एक ही चीज देखने को मिल रहा है कि मेंडल के फैक्टर भी क्या थे, जोड़े में थे और जब ये युग्मक बनाते हैं तो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद युग्मकों में इसकी संख्या जो है आपको एक ही देखने को मिलता है, हेमीजाइगस कंडीशन में होते हैं, पढ़ा है आपने, ठीक है। तो अपनी प्रकृति, अपनी जो प्रतिरूप आकृति बनाते हैं एवं कोशिका विभाजन के एनाफेज फर्स्ट में एक दूसरे से पृथक हो जाता है एवं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने युग्मकों में ये क्या रह जाती है, आधी युग्मक में जो है क्रोमोसोम भी आधे रह जाते हैं और मेंडल के फैक्टर भी आधे रह जाते थे। फिर युग्मकों के निषेचन के बाद जब फिर से युग्मक जो है एक दूसरे से निषेचित होते हैं तो फिर इसकी संख्या जो है आपका फिर ये जोड़ा बना लेते हैं। तो युग्मकों के निषेचन के बाद पुनः अपनी वास्तविक जोड़े एवं संख्या में स्थापित हो जाते हैं। हाँ जी, मेंडल इनका जो क्रोमोसोम है ये भी अलग हो जाते हैं और जब युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक तो इसके अंदर ये आधे रहते हैं और जब दो युग्मक मिलते हैं तो फिर से ये क्या बना लेता है, जोड़ा बना लेता है। तो क्रोमोसोम मेंडल के फैक्टर के तरह ही काम कर रहे हैं, जिसकी क्रियाविधि मेंडल के कारकों के बिल्कुल क्या थी, समान थी। किंतु एक जीव में पाया जाने वाला लक्षणों, अब यहाँ से बात समझिएगा, यहाँ तक तो हम समझ गए कि हाँ, हमको भी लगा कि हाँ कहीं ना कहीं जो मेंडल जो फैक्टर वर्ड यूज कर रहे हैं वह बॉमेडी के अनुसार जो है वो क्या होना चाहिए, क्रोमोसोम होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कार्य जो है, जिस तरह से क्रियाशीलता फैक्टर मेंडल का फैक्टर दिखाता है उसी तरह से क्रियाशीलता बॉमेडी और सटन का क्रोमोसोम दिखा रहा है, ये समान है। लेकिन नहीं, अब जरा सा यहाँ पर नहीं समझ लीजिए। अब नहीं का मतलब क्या है कि मेंडल ने यह भी कहा था एक जीन क्या, एक फैक्टर क्या करते हैं, एक लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। बात को समझिएगा, एक फैक्टर यानी कैपिटल टी है तो यह एक लक्षण को प्रदर्शित करेगा, यानी कि एक क्रोमोसोम भी एक लक्षण को प्रदर्शित करना चाहिए। और मनुष्य के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वह 23 जोड़ा होता है, यानी कि मनुष्य के अंदर 23 ही लक्षण होने चाहिए थे। अगर एक क्रोमोसोम, मेंडल जो कह रहे थे हमारा जो फैक्टर है, हमारा जो कारक है वह एक ही लक्षण को हैंडल करता है, तो बॉमेडी के अनुसार एक क्रोमोसोम एक लक्षण को हैंडल करना चाहिए। और इस प्रकार से मनुष्य के अंदर जब 23 ही जोड़ा लक्षण होता है तो 23 ही जोड़ा क्रोमोसोम होता है तो 23 ही लक्षण मनुष्य में होने चाहिए, लेकिन मनुष्य में लक्षणों की संख्या तो करोड़ों में है, ठीक है। इसका मतलब ये है, डाउट गया कि नहीं, ये जरूर सिमिलरिटीज तो दिखा रहे हैं आपका क्रोमोसोम सेल डिवीजन के दौरान जो है, या मेंडल के कारक जैसी क्रियाविधि को जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन आपके क्रोमोसोम जो है मेंडल के फैक्टर नहीं है। अगर मेंडल के फैक्टर होते तो मेंडल सिंपल कहना चाह रहे कि हमारा एक कारक एक लक्षण को प्रदर्शित करता है, ठीक है, और जितने लक्षण एक जीव में होंगे उतने कारक उस जीव के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि मनुष्य में 23 जोड़ा है तो 23 ही लक्षण, 23 जोड़ा क्रोमोसोम है तो 23 ही लक्षण होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर लक्षणों की संख्या तो हजारों में है। इसका मतलब क्या है, क्रोमोसोम मेंडल का फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो किंतु एक जीव में पाया जाने वाला लक्षणों की उपेक्षा अगर हम क्रोमोसोम की संख्या देखते हैं तो वो क्या होता है, काफी कम होता है। मनुष्य के अंदर करोड़ों लक्षण है और क्रोमोसोम की संख्या मात्र 23 है। मेंडल का फैक्टर एक लक्षण को हैंडल करता है, तो
अगर मेंडल का फैक्टर क्रोमोसोम है तो मनुष्य के अंदर सिर्फ 23 ही लक्षण होने चाहिए थे, लेकिन लक्षणों की संख्या करोड़ों में है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, एक जीव में लक्षण की संख्या अधिक है और क्रोमोसोम की संख्या कम है। इसी के कारण ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत है, इसको असंतोषजनक या संतोषजनक सिद्धांत नहीं था। वैज्ञानिक जो है संतुष्ट नहीं हुए इस सिद्धांत से। फिर गुणसूत्रों के गहरे अध्ययन के बाद, उसके बाद फिर क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि अगर क्रोमोसोम जो है फैक्टर की तरह काम कर रहा है और क्रोमोसोम को हम फैक्टर नहीं कहेंगे तो फिर किसको कहेंगे, ये खोजना शुरू किए। तो पता चला क्या कि एक क्रोमोसोम के ऊपर हजारों जीन होते हैं और जीन मेंडल के फैक्टर की तरह एग्जैक्टली काम कर रहे हैं। मतलब मेंडल का जो कारक है, मेंडल का जो फैक्टर है, वो जीन है जो कि क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वह क्रोमोसोम नहीं है। देखिए यहाँ पर फिर गुणसूत्रों का गहन अध्ययन होना शुरू हुआ। पुनः इस सिद्धांत में सुधार किया गया, जो क्रोमोसोमल थ्योरी था उसमें सुधार किया गया और बताया गया कि मेंडल के जो कारक है उसका रिलेशन गुणसूत्र से है और वो गुणसूत्र, लेकिन वह गुणसूत्र नहीं है। मेंडल के कारक का रिलेशन गुणसूत्र से है लेकिन वह गुणसूत्र नहीं है, बल्कि प्रत्येक गुणसूत्रों पर उपस्थित सबसे छोटी खंड जीन है। प्रत्येक गुणसूत्र पर क्या होते हैं, अगर एक गुणसूत्र ले ले तो यहाँ पर एक जीन, दो जीन, तीन जीन, ऐसे करके हजारों जीन जो है गुणसूत्रों के ऊपर होते हैं। अगर ये लंबाई को कर रहा है तो ये क्या करेगा, आई कलर को करेगा। ये जो है अलग अलग जीन जो है अलग अलग फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मेंडल के कारक का रिलेशन संबंध गुणसूत्र से जरूर है, लेकिन गुणसूत्र मेंडल का कारक नहीं है। मेंडल का जो कारक है वो गुणसूत्रों पर उपस्थित जो जीन है, अर्थात मेंडल के कारक वास्तव में कौन है, जीन ही है। ठीक है ना। चलिए, ये बात आप कंफर्म हो गए कि मेंडल जिसको कारक कारक कह रहे थे वो चीज अब क्लैरिफाई हो चुका है। 1902 के बाद, 1902 में तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बॉमेडियन सटन ने दिया। ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा क्लू मिल गया कि नहीं, रिलेशन अगर क्रोमोसोम से फैक्टर का है तो अगर इस पे हम गहरा अध्ययन करें तो हमको मेंडल के फैक्टर भी पता चल जाएंगे। तो मेंडल का फैक्टर पता चल गया कि आज के डेट में हम लोग को पता है कि गुणसूत्र के ऊपर जो है, गुणसूत्र जो है डीएनए से बना होता है और डीएनए के छोटे छोटे खंडों को जीन कहते हैं और वही जीन मेंडल के कारक हैं। क्लियर ना। चलिए, इसको एनसीईआरटी का डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम काफी शॉर्ट करके दिखाया है उन्होंने। सेल के जीवन फेज को दिखाया है। जीवन फेज मतलब ये नॉर्मल फेज है, अभी ये डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर टोटल जो है 4 क्रोमोसोम लिया है, 4 क्रोमोसोम। ठीक है ना। क्रोमोसोम को पिक्चर एग्जैक्टली में हम लोग ऐसे बनाते हैं बाबू, जरा सा ध्यान से समझिएगा। क्रोमोसोम का पिक्चर हम लोग ऐसे बनाते हैं। एक क्रोमोसोम ऐसा होता है, ठीक है, बीच में ये दबा होता है जिसको हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है ना। इसी कारण से यहाँ बीच में जो है आपको ये दबाव दिखाया गया। तो ये एक क्रोमोसोम है पीला वाला, एक क्रोमोसोम दूसरा है ये रेड वाला, फिर ये दूसरा क्रोमोसोम है, दूसरा जोड़ा है। ठीक है ना, छोटा सा दिखा दिएगा, दूसरा जोड़ा है। यह एक क्रोमोसोम, एक जोड़ा, और ये क्या, दूसरा जोड़ा। ये क्या करेगा, जैसे ये मियोसिस करना शुरू करेगा, G2 फेज में पहुंचेगा तो ये अपना जोड़ा बना लेगा। देखिए, पीला वाला ने अपना जोड़ा बना लिया, लाल वाला ने भी अपना क्या कर लिया, जोड़ा बना लिया। ठीक है ना। जब ये मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज फर्स्ट में गुजरेगा, एनाफेज फर्स्ट, तो ये इस पर स्पिंडल फाइबर के फोर्स लगने शुरू होंगे और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएगा। और मियोसिस फर्स्ट के लास्ट में क्या देखने को मिलेगा कि ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से जोड़ा क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। और उसी प्रकार से मियोसिस सेकेंड में आपको मियोसिस सेकेंड जब कंप्लीट होगा तो आप देखोगे कि ये जो आपका फादर वाला जो दोनों जोड़ा क्रोमोसोम था, मदर वाला जो दोनों क्रोमोसोम था, वो भी क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। इस प्रकार से पेरेंटल सेल में जोड़े में सारा गुणसूत्र था और यहाँ पर क्या है, आधा गुणसूत्र आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। इसके दो कंडीशन को, पॉसिबिलिटी को प्रदर्शित करने का कोशिश किया है। किसने, सटन एवं बामेडी ने। सटन एवं बामेडी यहाँ से सेग्रीगेशन को तो प्रूफ कर पा रहे हैं। सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है पृथकीकरण। ठीक है ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था ना मेंडल ने,
मेंडल ने कहा था ना कि उनके जीन जोड़े में होते हैं लेकिन युग्मक निर्माण के समय सेग्रीगेट हो जाते हैं, एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। यहाँ पर भी बॉमेडी का जो क्रोमोसोम है वह गैमेट निर्माण के दौरान एक दूसरे से क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहे हैं, ठीक है ना। अलग होने के दो प्रोबेबिलिटी को इन्होंने शो किया है, ठीक है ना, दो प्रोबेबिलिटी को इन्होंने शो किया है। पहला प्रोबेबिलिटी फर्स्ट और दूसरा प्रोबेबिलिटी सेकंड। इन्होंने क्या बताया कि ये जो है मदर से आया है और ये फादर से आया है, क्लियर है। मियोसिस सेकंड जैसे ही मियोसिस सेकंड जैसे ही कंप्लीट, मियोसिस फर्स्ट जैसे ही कंप्लीट होगा तो ये दोनों एक दूसरे से क्या मिलेंगे, अलग मिलेंगे। तो ये बराबर अलग मिल रहे हैं। देखिए पीला के साथ क्या है, रेड है, यहाँ पीला के साथ रेड है, ये दो क्रोमोसोम हो गए, दो जोड़ा क्रोमोसोम। ये क्या है आपका जो है ब्राउन कलर के साथ ब्राउन ग्रीन है, तो यहाँ देखिए ब्राउन के साथ क्या है, ग्रीन है, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अब ये भी अलग हो गए, ब्राउन के साथ ग्रीन, ब्राउन के साथ ग्रीन, ब्राउन के साथ ग्रीन, रेड सॉरी येलो के साथ रेड, येलो के साथ रेड यहाँ देखने को मिल रहा है। ये प्रोबेबिलिटी फर्स्ट हो गया कि डिवीजन के दौरान ये घटना घट सकती है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी सेकंड इन्होंने बताया कि इसके अलावा ये भी हो सकता है, क्रिया विधि वैसे ही चलेगा लेकिन कुछ इस तरह से भी घटना घट सकती है कि मदर से जो क्रोमोसोम आया और फादर से जो क्रोमोसोम आया, जैसे हो गया ना कि हम 2+3 लिखे या 3+2 लिखे, बात क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो यहीं पर वो चीज बताना चाहे कि ग्रीन वाला इस तरफ हो सकता है, रेड वाला इस तरफ होके जोड़ा बना के पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन अगर आए तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो आपका जो ये जो आप देख रहे हो कि ब्राउन कलर वाला है वो रेड के साथ है और येलो वाला जो है ग्रीन के साथ है। और इस तरह से आपको दो तरह के जो है गैमेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर क्या देखने को प्रोबेबिलिटी फर्स्ट में कि पीला वाला रेड के साथ हो सकता है, ठीक है ना, या तो पीला वाला जो है ग्रीन के साथ हो सकता है। और इससे उन्होंने क्या किया कि मेंडल का ये तो दूसरे नियम को इन्होंने प्रूफ किया था क्रोमोसोम के लेकर, अब ये मेंडल के तीसरे नियम को प्रूफ कर रहे थे ये दो प्रोबेबिलिटी को दिखाकर। तो वो क्या था, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को यहाँ प्रूफ कर रहे थे कि एक क्रोमोसोम जो होता है ये दूसरे जोड़े के क्रोमोसोम पे डिपेंडेंट नहीं होता है, वो अदला बदली कर सकते हैं, वो अदला बदली करके अपने जगह में वो बदलाव करके भी सेग्रीगेट हो सकते हैं, असॉर्ट हो सकते हैं, एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं। तो मेंडल ने जो लॉ ऑफ असॉर्टमेंट दिया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया है, उसके हिसाब से यहाँ पर दो तरह की प्रोबेबिलिटी बनती है और इस दोनों प्रोबेबिलिटी में एक जो है आपका नॉर्मल फेज को शो कर रहा है, नॉर्मल कंडीशन को, और एक जो है आपका असॉर्टमेंट को शो कर रहा है। तो मेंडल ने जो लॉ ऑफ असॉर्टमेंट दिया था उसका ये रीजन है और मेंडल ने जो नॉर्मल कंडीशन शो किया था उसका ये रीजन है, क्लियर ना। तो इस तरह से क्या हुआ कि एटलीस्ट जो साइंटिस्ट है वो उस जगह पे पहुंच गए जहां पर मेंडल के फैक्टर रहते थे, ठीक है ना, क्योंकि मेंडल तो अपने जीवन काल में कभी भी फैक्टर को दिखा नहीं पाए, फिजिकली उसको प्रदर्शित नहीं कर पाए, ठीक है। तो फैक्टर तक पहुंचने की कोशिश में क्रोमोसोम तक पहुंच गए, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, आगे चलकर जॉनसन आए जिसने जीन नामकरण किया। उन्होंने क्या किया कि क्रोमोसोम पर डीप स्टडी किया और पता किया कि इसके छोटे छोटे खंडों को हम लोग क्या कह लेते हैं, जीन कह लेते हैं। तब जाकर एग्जैक्ट पता चल गया कि जो जीन है वो 100% जीन जो है वो 100% मेंडल के फैक्टर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। जिस तरह से मेंडल के फैक्टर हजारों की संख्या में होते थे उस तरह से जीन भी हजारों की संख्या में होता है। इसका मतलब एग्जैक्टली मेंडल के जो फैक्टर है वो आज के डेट में क्या है, जीन है, ठीक है ना। ये कंफर्म हो गया। और आपका ये जो था क्या था, ये था आपका क्या, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्लियर ना। तो यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं और आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। 3-4 प्रोबेबिलिटी तो बन जाती है ना कि लो क्रोमोसोम सेग्रीगेट कब होते हैं, तो एनाफेज फेज में जो है सेग्रीगेट होते हैं। जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया, बॉमेडी और सटन ने दिया था। कब दिया था, 1902 ईस्वी में दिया था, ठीक है ना। ये क्या प्रदर्शित करना चाह रहे थे, तो ये प्रदर्शित करना चाह रहे थे कि मेंडल का जो फैक्टर है वो क्रोमोसोम है, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या कम था और मेंडल के कारकों की संख्या अधिक होने के कारण जो है इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। और भी काफी स्टडी चला क्रोमोसोम पे, तब जाके पता चला कि क्रोमोसोम के ऊपर ही जीन होते हैं और
जितनी अधिक लक्षण जो है, जितने अधिक फैक्टर जो है मेंडल के एक जीव में देखने को मिलेंगे, उतने सारे जीन जो है एक जीव के सेल्स के अंदर देखने को मिलेंगे। एटलीस्ट ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि ये टीएच मॉर्गन क्या था। ये टीएच मॉर्गन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, इन्होंने जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, एग्जैक्टली में इसको प्रूफ करके दिखाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे टीएच मॉर्गन थे। तो हम देखेंगे ये हमेशा एक्सपेरिमेंट के थ्रू किसी चीजों को प्रस्तुत करते थे, इसीलिए इसको जो है एक्सपेरिमेंटल, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। टीएच मॉर्गन, पूरा नाम है थॉमस हंट मॉर्गन, जिसकी बात हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर ना बाबू, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।